नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकुल लेकर आया हूं आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी श्रृंखला का करंट अफेयर। आज का दिन है शनिवार, तारीख है 13 फरवरी। कल आएगा इतवार और एक बहुत खास दिन आता है जिसको लेके यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। उम्मीद करता हूं कि इस एक्साइटमेंट से आप लोग दूर रहें और तैयारी करें अपनी ज़ोरों शोरों से, है ना दोस्तों। तो खैर, ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज 13 फरवरी का करंट अफेयर सेशन। चलिए दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 टॉप 100 सब्सक्रिप्शन एप्स ने विश्व भर में 94,627 करोड़ रुपए कमाए। एक संस्था है जो एक रिपोर्ट जारी करती है। ये उसी संस्था का नाम पूछा कि वो संस्था कौन सी है। मोजिद, यूट्यूब, सेंसर टावर या गूगल। सोचो दोस्तों, ये संस्था ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी हालिया की संस्था है, मतलब हो गए 7-8 साल तो हो गए। ये एक अलग टाइप के सर्वे लाती है, कौन सी ऐप कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऐप क्या देख रही है। चलिए, हो उम्मीद आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर जो है वो है सेंसर टावर। जी हाँ, सेंसर टावर की स्थापना हुई थी सन 2013 में। ये कंपनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड ऑफिस है, जो कि कैलिफोर्निया में है। वहां पे इसका हेड ऑफिस है और एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी दुनिया भर की डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को लेके उनके ऊपर कई सारे सर्वे और चीज़ों को करती है और लोगों के सामने पेश करती रहती है। पूरी तरह से मानना नहीं, इनका खुद का कहना है कि 20% एरर मार्जिन होता ही होता है, यानी कि एरर मार्जिन जो है, गलती होने की संभावना 20% तक रहती है। ठीक है, लेकिन एक आंकड़ा देती है, अच्छी चीज़ है। चलिए देखते हैं हमारी जो पोटली है वो क्या बोलती है इसके बारे में। वो कह रही है कि सेंसर टावर ऐप एनालिटिक्स फर्म सेंटर टावर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 100 सब्सक्रिप्शन ऐप्स ने विश्व भर में कुल 94,627 करोड़ रुपए कमाए। इस सालाना 34% बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि 2019 के मुकाबले 2020 में जो बढ़ोतरी हुई वो 34% हुई है। साल 2019 में इन ऐप्स की कुल कमाई थी 70,606 करोड़। सबको पता है 2020 लेके गया पूरा कोरोना, हैं। सब लोग घर पे बैठे थे, क्या किया लोगों ने, रामायण देखी, महाभारत देखी, खाना पीना बनाया और ऐप्स पे काम किया। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग का 2020 अच्छा गया होगा या कुछ नई चीज आप लोग ने जरूर से सीखी होगी 2020 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के किस राज्य की मनसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है। मिस इंडिया बन चुकी हैं, उनका नाम है मनसा वाराणसी। किस राज्य से ताल्लुक रखती हैं मनसा जी? 23 वर्षीय भारतीय सुंदरी हैं। कौन से राज्य से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या पंजाब? दोस्तों बताइए जी। इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की हैं आपके। एक्चुअल में मुंबई में 10 फरवरी की शाम को एक इवेंट हुआ था, VLCC फेमिना इंडिया कंपटीशन। मिस इंडिया 2020 का कंपटीशन हुआ था 10 फरवरी को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में। उस कंपटीशन का नाम था VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020। तो उस खिताब में बहुत सारी सुंदरियों को पिछाड़ते हुए मनसा वाराणसी हैं, इन्होंने आपका ये खिताब जीता। लास्ट ईयर जीतने वाली जो महिला थी वो राजस्थान से ताल्लुक रखती, तो उनका नाम था सुमन राव। सुमन राव थी 2019 की विजेता, जिन्होंने इस बार विश्व सुंदरी का जो मिस वर्ल्ड वाला होता है उसके लिए पार्टिसिपेट किया था। और इस बार जो जीती हैं वो आपकी जीती हैं मनसा वाराणसी, तेलंगाना से। ये वैसे कंप्यूटर साइंस से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। देखें पोटली क्या कहती है इसके बारे में। भारत की तेलंगाना राज्य की मनसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है। वे मिस इंडिया बनने से पहले मिस तेलंगाना, अच्छा इन्होंने मिस तेलंगाना का खिताब भी जीत चुकी हैं। मनसा कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया था, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर की पढ़ाई की इन्होंने, और फाइनेंशियल एक्सचेंज एनालिस्ट की जॉब पे अभी कार्यरत हैं। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन मनसा जी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य ने भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को डीएसपी नियुक्त करने की घोषणा की है? हिमा दास सबको पता होगा, ढिंग एक्सप्रेस भी इनको कहा जाता है। हिमा दास को किस राज्य ने डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट में नियुक्त करने का फैसला किया है? पंजाब, केरला, गुजरात या आसाम? जी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पता है जहां से आती है वहीं की सरकार, आसाम सरकार ने इनको, सोनभद्र सोनेवाल जो वहां के सीएम हैं,
उन्होंने 10 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इन्होंने फैसला किया कि हिमा दास जी के बारे में आपको पता होगा कि इनके पास नेशनल रिकॉर्ड अभी तक है। इन्होंने 400 मीटर रेस 50.79 सेकंड में कंप्लीट की थी। 400 मीटर धावक मतलब कि इन्होंने स्प्रिंट रेसर है, स्प्रिंट रेसर का मतलब होता है जो बहुत तेज दौड़ते, तो 400 मीटर इन्होंने 50.79 सेकंड में किया था ये रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में 2018 में हुआ था ये रिकॉर्ड, और जकार्ता करके जो जगह इंडोनेशिया में वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जैसे मैंने बता दिया असम सरकार। हाँ, तो इसके बारे में जो वहां के सीएम है आपके सोनभद्र सोनेवाल जी, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने बोला कि इनको डीएसपी की पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा, और इसके साथ साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए जो वहां पे और भी खिलाड़ी लोग हैं उनको क्लास 1 और क्लास 2 की रैंक का ऑफिसर बनाया जाएगा राज्य सरकार में। किन किन विभागों में? जैसे आपके एक्साइज वाला विभाग है, या पुलिस का विभाग है, या ट्रांसपोर्ट का विभाग है, तो वहां पे इन लोग को ऑफिसर बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट मतलब कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। देखिए हमारे पोटली जी क्या कहती हैं, असम सरकार ने हाल ही में भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को डीएसपी नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमा दास असम के ही नंगगांव जिले के धिंग गांव की रहने वाली, इसलिए इनको धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। हिमा दास ने आईएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.4 सेकंड में यह उपलब्धि हासिल की, अपने नाम की है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बागड़ को किस आईपीएल टीम ने 14वें सत्र के लिए अपने बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है? आईपीएल का सीजन 14 आने जा रहा है दोस्तों, बहुत जल्दी आईपीएल का सीजन आएगा। फिर क्या क्या होता है आप सबको पता है आईपीएल में। तो संजय बांगड़ जी को इस बार एक पर्टिकुलर टीम ने अपना बल्लेबाजी कोच संयुक्त सलाहकार के रूप में चूज किया। तो कौन सी वो टीम है? दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, या चेन्नई सुपर किंग? सोचिए, हिंट दे दूं आपको, बहुत बढ़िया टीम है लेकिन आज तक आईपीएल नहीं जीत पाई। अब आप बोलोगे सर इसमें से तो 2 ही टीमें हैं जो नहीं जीत पाई। हम लोग वाली नहीं है, मतलब कि हम वहां से नहीं है, तो आप समझ जाओ। हाँ जी हाँ, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, आरसीबी, विराट कोहली के कप्तान हैं उस टीम के, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज, और बहुत अच्छी टीम है। वहां पे संजय बांगड़ जी को सहायक मतलब कि सलाहकार के नियुक्त पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है बल्लेबाजी में। और आपको पता होगा संजय बांगड़ जी इंडियन टीम के भी बल्लेबाजी कोच के सहायक के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेले थे 2001 से लेकर 2004 के बीच में। इन्होंने 12 टेस्ट और 15 वनडे मैचेस खेले थे। इनके दोनों ही जो टेस्ट थे वो आपके इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने चालू किए थे। मतलब कि टेस्ट में जो था, टेस्ट में इन्होंने 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, और वनडे में भी 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ही इन्होंने अपना क्रिकेट का इंटरनेशनल कैरियर स्टार्ट किया था। 14वें सत्र के लिए इनको सलाहकार नियुक्त किया गया है। संजय बांगड़ वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम में 2014 से लेकर 2019 तक ये भारतीय बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बार इनकी कुछ टिप्स ऐसी काम आएंगी और रॉयल चैलेंजर शायद जीत जाएं। अच्छा दोस्तों, एक बार मेरे को कमेंट करके ये जो बताना कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल की कौन सी है। मैं अपना बता दूं तो मेरी तो है चेन्नई सुपर किंग, धोनी के चलते। अब वो चला जाएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कौन है। आप लोग की फेवरेट टीम कौन सी है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, भारत मौसम विभाग आईएमडी करके जो है, भारत मौसम विभाग आईएमडी जिसका होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किस राज्य में भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापित करने की योजना बना रहा है? थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने जा रहा है आईएमडी, किस राज्य में? भारतीय मौसम विभाग किस राज्य में? केरला में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में? आपको पता है यहां पे सबसे ज्यादा इस चीज की घटनाएं होती रहती हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप सबको पता होगा, और वो आंसर है उड़ीसा। जी हां, उड़ीसा के बालासोर एरिया में ये एक अपने आप में पहली बार थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का उद्घाटन मतलब कि स्थापित करने जा रहे हैं। इसको लिए इन्होंने इसरो और डीआरडीओ से भी मदद ली है इस चीज को लेके। 12 फरवरी को यह फैसला हुआ है
यानी कि 12 फरवरी कब था, कल शुक्रवार शाम को यह फैसला किया गया है। देखते हैं क्या कहती है हमारी पोटली जी इसके बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश के उड़ीसा राज्य के बालासोर में भारत के पहले थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग इस योजना को लागू करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह काम करेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप लोग को बताऊं मैं, एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसके हिसाब से पिछले बीते 9 सालों में 2020 तक के बीते 9 सालों में 3218 मौतें उड़ीसा में सिर्फ इस चलते हुई हैं कि बिजली गिरने से। ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो वहां पे अगर ये बन जाएगा तो ये बहुत सारी कैजुअलिटीज जो प्रतिशत होता है उसको घटा देगा घटना होने का। और उम्मीद करते हैं देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आने वाली इस तरह से, कल आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, दिल्ली में कल आपका भूकंप आया था। आपके तकाजिस्तान से ये भूकंप का केंद्र था और ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पाया गया। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये वैलेंटाइन वीक वाला दिवस मत समझ लेना। बढ़िया दिवस कौन सा है? विश्व टीवी दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को? एक तो वो जानते हैं आजकल बड़ा जोक चलता है ना, निब्बी निब्बा, और निब्बी निब्बा बनाते हैं, वैलेंटाइन डे और ये फला डे, रोज डे, चॉकलेट डे, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। लेकिन विश्व क्या बनाता है आज के दिवस में? मोदी जी ने इसको लेके ट्वीट भी किया है सुबह सुबह, अगर आप लोगों ने देखा होगा। जी मोदी जी उसमें बड़े फेमस हो रखे हैं आजकल, मन की बात करते हैं ना वहां पे जी। रेडियो दिवस, तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को पूरे दुनिया भर में बनाया जाता है। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी 3 नवंबर 2011 से। जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूएन की, उसने यूनेस्को ने 3 फरवरी 2011 को इस दिवस को बनाने की शुरुआत की थी। 13 फरवरी चिन्हित किया गया था कि इस दिन को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी के टाइम पे बहुत सारी चीजें बदलती चली गई हैं, लेकिन रेडियो की जगह आज भी वही है। आज भी जब कई लोग जाते हैं एफएम सुनते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं, गाने आते हैं, कई सारी नई चीजें पता चलती हैं। और मोदी जी तो मन की बात में जाने के बाद रेडियो को और ज्यादा उन्होंने क्रांति दे दी है, तो रेडियो दिवस मनाया जाता है। मैं आपसे कहूंगा आज पढ़ाई करने के बाद खाली समय में 1-2 मिनट के लिए रेडियो जरूर सुनिएगा दोस्तों, ठीक है? आज रेडियो दिवस मनाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या कहती है हमारी पोटली जी। 13 फरवरी को विश्व भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था सन 1923 में। अच्छा, 1923 में भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट चालू हुआ था। यह जानकारी बड़ी बेहतरीन है, उम्मीद करता हूं आपके काम आएगी। चलो दोस्तों, हाल ही में कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला देश का छठा भारतीय बन गया? सबको पता होगा कौन है। अभी टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड का, उसी में लिया इन्होंने। क्या है वो? आरपी सिंह, प्रवीण कुमार, ईशांत शर्मा या जसप्रीत बुमराह? इसमें से 2 लोग खेल रहे हैं, एक अभी वहां तक पहुंचे नहीं। तो सही आंसर है आपका ईशांत शर्मा। जी हाँ, दिल्ली का लड़का ईशांत शर्मा ये 300 विकेट लेने वाला छठा भारतीय बन गया। देखते हैं पोटली जी क्या कहती हैं। हाल ही में भारतीय टेस्ट में ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय बन गए, तीसरे तेज गेंदबाज बन गए। ईशांत शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ईशांत शर्मा ने 13 साल से ज्यादा का समय लगा दिया। 2007 में ईशांत शर्मा ने अपना डेब्यू किया था। जब इन्होंने वनडे में डेब्यू किया था तो इनका पहला मैच पड़ा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जब इन्होंने टेस्ट में ही 2007 में डेब्यू किया था तो इनका पहला मैच पड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ। डैनियल लॉरेंस करके जो प्लेयर हैं इंग्लैंड के, वो इनको 300वें शिकार बने हैं अभी इंग्लैंड के जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें। इनके कोच हैं श्रवण कुमार जी। वो इतने ज्यादा प्रफुल्लित हुए हैं इनकी इस उपलब्धि के बाद। उनका तो ये कहना है कि ईशांत शर्मा अभी कम से कम 50 टेस्ट मैच और खेल सकता है, और कपिल देव साहब का जो रिकॉर्ड है 434 विकेट का, ईशांत शर्मा उसको भी तोड़ेंगे। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। आप सब भी दुआ करो कि अगर ऐसे रिकॉर्ड टूटते रहे तो भारतीय क्रिकेट स्तर और बढ़ता जाएगा। चलिए ईशान जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। जर्मनी का फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने फीफा वर्ल्ड कप जीतकर
12 महीने में कौन से खिताब अपने नाम किया? अच्छा, आप सब जो फुटबॉल के लेके जागरूक हैं या फुटबॉल पसंद करते हैं उनको पता होगा, बायर्न म्यूनिख ने 12 महीने के अंदर कौन सा खिताब, मतलब कितने खिताब जीत गए लास्ट 12 महीने के अंदर? सबको पता है, जो जर्मनी में बुंडेसलीगा होती है उन लोग की लीग, उसके विजेता थे आपके बायर्न म्यूनिख। साथ में यूएफा चैंपियंस लीग हुई, उसके भी विजेता बने। इस तरह से इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं। तो इस तरह से क्लब वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा का एक क्लब वर्ल्ड कप होता है। इस तरह से उन्होंने एक साल के अंदर कितने क्लब जीते? जी, इसका आंसर है सिक्सट्लेप कहा जाता है। इसकी भाषा, फुटबॉल की भाषा में इसको सिक्सट्लेप कहा जाता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है 6 खिताब जीते हैं बायर्न म्यूनिख ने। इससे पहले ये कारनामा करने वाली खाली एक कंट्री थी, अरे एक क्लब था, वो था बार्सिलोना, जो स्पेन ला लीगा में खेलता है। बार्सिलोना सबको पता होगा, लियोनेल मेसी का नाम सबने सुना होगा। तो लियोनेल मेसी उसी क्लब के खेलते हैं। तब उनके कोच हुआ करते थे आपके पेप गार्डियोला, जो आजकल कोचिंग करते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो बायर्न म्यूनिख के जो इस बार के सबसे बढ़िया प्लेयर बने थे वो आपके बने थे रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो आपके पॉलिश प्लेयर हैं, पोलैंड के प्लेयर हैं। और इनको इस बार फीफा बेस्ट मैन प्लेयर का भी अवार्ड मिला। फुटबॉल की जगत में इंडिविजुअल अवार्ड्स में एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है बैलन डोर। इस साल बैलन डोर नहीं करवाया गया था। ये फ्रांस की एक मैगजीन है बैलन डोर, वो हर साल करती है। इस बार बैलन डोर नहीं करवाया गया था कोरोना के चलते। लेकिन फीफा मैन बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इस बार रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला, जो कि पोलैंड के प्लेयर हैं और जर्मनी के क्लब बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं एज अ स्ट्राइकर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारी पोटली जी क्या कहती है इसके बारे में। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने इतिहास रचते हुए फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतकर 12 महीने में 6ठा खिताब अपने नाम किया। फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने यह उपलब्धि हासिल करने वाली इतिहास की दूसरी टीम बन गई। आज तक इतिहास की दूसरी टीम बनी। इससे पहले की जो टीम थी, जैसे कि मैंने बताया कि 2009 की बार्सिलोना टीम थी आपकी, जो कि स्पेन की टीम है, बहुत फेमस है, सबने सुना होगा। लियोनेल मेसी उसी क्लब के लिए खेलते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, डियोगो मैराडोना जो इनका देहांत हुआ था वो भी उस क्लब के लिए खेलते थे। रोनाल्डिनो उस क्लब के लिए खेला करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर उस क्लब के लिए खेलते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं हमारा नवा क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किसने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है? अच्छा, आपको पता होगा इसके बारे में, आप लोग नंबर एक अनुपमा मुंशी जी करके हैं, उनके साथ 11 लोगों ने एक मतलब कि एक पीआईएल दाखिल की थी कोर्ट में आज से कई साल पहले, कि महिलाओं को स्थायी कमीशन की सहमति देने पे। तो दिल्ली कोर्ट का फैसला आ गया था, लेकिन उसके बाद भी चीजों को रुका हुआ था हाई कोर्ट का फैसला। अब किसने दिया है? ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार या योजना आयोग? जी, सबको पता होगा इसका आंसर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सोमवार को 8 फरवरी को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उन्होंने केंद्र को बोला है कि 3 महीने के अंदर इनको स्थायी कमीशन दे देना चाहिए। साथ में एक और चीज है, केंद्र सरकार का यह कहना था कि कमांडिंग ऑफिसर की जॉब हम इनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह रूढ़िवादी सोच को मिटाओ और महिलाओं को कमांडिंग पोस्ट की भी पोस्ट देनी चाहिए। देखते हैं हमारी पोटली जी इसके बारे में क्या कहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी। साथ ही कोर्ट का ने कमांड पोस्ट, जो मैं कह रहा था, कमांड पोस्ट के लिए भी महिलाओं को योग्य बताया। मतलब कि कमांड पोस्ट क्या होती है? जैसे कोई एक टुकड़ी है, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है कि युद्ध हो रहा है या किस टाइप के उसमें, तो सरकारों का ऐसा कहना था कि महिला को कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट नहीं देनी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज किया और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा भी करिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। प्रधानमंत्री के ने कार्यक्रम स्थल में से देश की कौन सी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दी? अच्छा, आपको पता है निजी ट्रेनें चलनी है, तो काशी महाकाल को भी जो हरी झंडी दी है मोदी जी ने, वो कौन से नंबर की प्राइवेट ट्रेन बन गई या निजी ट्रेन बन गई? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? सोचो दोस्तों इसके बारे में। देखो, एक का तो नाम आपको याद आ रहा होगा, मैं जानता हूं, तो ये पहली तो नहीं है, दूसरी, तीसरी में से या चौथी में से पंगा है। और जो राइट आंसर है वो है तीसरी। जी हाँ, इससे पहले आपको पता होगा जो सबसे पहली हमारी जो ट्रेन थी वो थी तेजस लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस। ये आपकी लखनऊ से दिल्ली चलने वाली तेजस सबसे पहली थी,
जिसको योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी भी दिखाई थी, 2019 की बात है। उसके बाद आपकी अभी इसी साल जनवरी में अहमदाबाद से मुंबई को चलने वाली तेजस दूसरी ट्रेन बनी, और काशी महाकाल एक्सप्रेस ये आपकी चलेगी लखनऊ से वाराणसी से लेके उज्जैन तक, इंदौर तक चलेगी ये ट्रेन। देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यक्रम ने स्थल में देश की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी यात्रा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। अच्छा, अब आपको मैं बता देता हूं, ये जो ट्रेन चलाने का मेन है कि उज्जैन आपको पता है शिव जी की नगरी कहलाती है, और आपके काशी विश्वनाथ, तो ये उस रूट को जोड़ेगी, और ये 3 दिन चलेगी हफ्ते में, 2 दिन वाया लखनऊ जाएगी और 2 दिन वाया इलाहाबाद जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज का करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और हम इसी तरह से आपके लिए करंट अफेयर लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का जैसा भी लगा है, आपकी ईमानदार राय हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और कल का दिन बढ़िया से मनाएं। चलिए दोस्तों।